नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की रूपरेखा और संक्षेप में इसका स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 37 अध्याय हैं और 2 अध्याय 7A और अध्याय 21A बाद में जोड़े गए हैं और इस प्रकार से कुल 39 अध्याय इसमें होते हैं। आज के इस वीडियो में अध्याय 1 से अध्याय 13 तक के बारे में संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। इस संहिता के अध्याय 1 में कुल 5 धाराएं हैं, जिनमें से धारा 1 इस संहिता के लागू होने की तिथि के बारे में बताता है और यह संहिता भारत के किन राज्यों में लागू होगा और किन राज्यों में लागू नहीं होगा, इसके बारे में भी जानकारी देता है। धारा 1 के अनुसार यह संहिता संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगी सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के, और नागालैंड राज्य में यह संहिता आंशिक रूप से ही लागू होती है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में यह संहिता लागू नहीं होती है। धारा 2 में उन शब्दों की परिभाषा दी गई है जिनका उपयोग इस संहिता में जगह जगह पर किया गया है, जैसे जमानतीय अपराध, अजमानतीय अपराध आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषा धारा 2 में दी हुई है। इसके बाद इस संहिता के अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 25A तक की धाराएं दी हुई हैं और इनमें न्यायालयों के गठन के संबंध में जानकारी दी गई है और लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और अभियोजन निदेशालय के बारे में भी इसी अध्याय में बताया गया है। इसके बाद अध्याय 3 है, जिसमें धारा 26 से धारा 35 तक के प्रावधान दिए हुए हैं और इसमें न्यायालयों की शक्ति के संबंध में बताया गया है। किस न्यायालय को कितना दंड देने का पावर है, कौन सी न्यायालय किस सीमा तक दंड दे सकती है, इसके बारे में इस अध्याय 3 में जानकारी दी गई है। जैसे कि उच्च न्यायालयों की शक्ति, सेशन कोर्ट की शक्ति और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां भी इसी अध्याय 3 में दी हुई हैं। इसी अध्याय 3 की धारा 27 में किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के विचारण के संबंध में न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है कि यदि कोई किशोर अपराध करता है, जो अवयस्क है वह अपराध करता है, तो उसका मामला किस न्यायालय में चलाया जाएगा, इसके बारे में धारा 27 में नियम दिए हुए हैं। इसके बाद आता है अध्याय 4, जिसमें धारा 36 से धारा 40 तक के प्रावधान हैं और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां दी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों की शक्तियों के बारे में पुलिस अधिनियम में विस्तृत प्रावधान दिए होते हैं और यह अधिनियम हर राज्य में अलग अलग होता है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 4 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां दी गई हैं, यानी जो थानाध्यक्ष के स्तर से ऊपर के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन पुलिस अधिकारियों की शक्तियां इस अध्याय में बताई गई हैं। और धारा 37 में यह बताया गया है कि जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी। इसके बाद अध्याय 5 में धारा 41 से धारा 60 तक के प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में विस्तार पूर्वक नियम दिए हुए हैं। पुलिस अधिकारी कब बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, इसके बारे में भी धारा 41 में बताई गई है और धारा 41 में अब संशोधन के बाद 4 धाराएं जोड़ी गई हैं, धारा 41A, B, C और D, और इन चारों ही धाराओं में गिरफ्तारी के संबंध में और विस्तृत नियम बनाए गए हैं। धारा 41A की नोटिस अब पुलिस के द्वारा दिया जाना आवश्यक कर दिया गया है, यानी अगर किसी अपराध के संबंध में पुलिस को सूचना मिलती है, कोई कंप्लेंट आता है और पुलिस को यह लगता है कि इसमें गिरफ्तार किया जाना आवश्यक नहीं है, तो ऐसे आरोपी को पुलिस धारा 41A के तहत नोटिस देगी और अपना पक्ष रखने के लिए थाने पर आने के लिए उसे निर्देशित करेगी। धारा 41D में ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है कि पुलिस थाने में अगर कोई व्यक्ति पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पसंद के अधिवक्ता को अपने साथ रख सकता है और
इसी धारा 41 में संशोधन के बाद अब हर ज़िले में पुलिस कंट्रोल रूम बनाए जाने का प्रावधान कर दिया गया है और ऐसे पुलिस कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पर उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखा रहेगा जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन धाराओं का भी उल्लेख होगा जिस धारा के तहत वे व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। अध्याय 5 के ही धारा 57 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस गिरफ्तार नहीं रख सकती है। 24 घंटे के भीतर ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है। और भी गिरफ्तारी के संबंध में बहुत सारे प्रावधान इस अध्याय 5 में दिए हुए हैं। अध्याय 6 और अध्याय 7 इसमें सम्मन और वारंट के विषय में विस्तार पूर्वक नियम दिए हुए हैं। अध्याय 6 में किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कब सम्मन जारी किया जाएगा और कब वारंट जारी किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। और अध्याय 7 में जिसमें कि धारा 91 से 105 के तहत ये नियम बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता मुकदमे में है, साक्ष्य के लिए है, विचारण के लिए है या विवेचना में उसकी ज़रूरत है, तो ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को लेकर के उपस्थित हो। और यदि वह ऐसी चीज़ को पेश नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई रजिस्टर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई और ऐसी आवश्यक वस्तु है जिसे पेश करना चाहिए लेकिन वह व्यक्ति पेश नहीं कर रहा है, तो पहले उसे सम्मन जारी किया जाएगा और फिर भी यदि वह पेश नहीं कर रहा है तो पुलिस अधिकारी द्वारा न्यायालय से सर्च वारंट जारी करवाया जा सकता है और सर्च वारंट जारी करके ऐसे वस्तु को, ऐसी चीज़ को कब्जे में पुलिस ले सकती है। तो इन्हीं के संबंध में अध्याय 6 और 7 में प्रावधान दिए गए हैं। हम आपको यहाँ यह भी बता दें कि अध्याय 6 में धारा 82 और 83 की कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, हाजिर नहीं होता है, तो उसे न्यायालय फरार घोषित कर सकती है और जब फरार घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे फरार अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है। और यह अध्याय 6 की धारा 82 और 83 की कार्रवाई कही जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि अध्याय 7A जो कि संशोधन के बाद एक नया अध्याय जोड़ा गया है, इस अध्याय में भी कुर्की और वारंट से संबंधित नियम दिए हुए हैं, लेकिन यह उन संविदाकारी राज्यों के बीच के संबंधों को बताता है जिन राज्यों के बीच में भारत सरकार ने ऐसी कोई संविदा की है, समझौता किया है, कोई ऐसा करार किया गया है। अगला अध्याय है 8। इस अध्याय के संबंध में हम आपको एक जानकारी दे दें कि अध्याय 8, 9, 10 और 11 इन 4 अध्यायों में प्रशासन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि समाज में परिशांति कायम रखने के वे सारे उपाय किए जाएं जो आवश्यक हों। इसी क्रम में अध्याय 8 के अंतर्गत धारा 106 से 124 तक के प्रावधान हैं जिसमें कि परिशांति बनाए रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति लिए जाने की व्यवस्था है। जब भी दो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके समाज की शांति को भंग करते हैं, शांति को भंग किए जाने की आशंका रहती है, तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों से सदाचार बनाए रखने के लिए, शांति भंग न करने के लिए प्रतिभूति लेता है, बॉन्ड भरवाता है और तब उन्हें छोड़ा जाता है, इस चेतावनी के साथ कि वे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। यह प्रावधान अध्याय 8 में धारा 106 से 124 के तहत दिया हुआ है। अध्याय 9 में जो प्रावधान दिए गए हैं वह भी समाज के शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही हैं। अध्याय 9 में धारा 125 से 128 के तहत भरण पोषण के संबंध में व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था के तहत ऐसे नियम दिए हुए हैं कि पत्नी, माता पिता और अवयस्क बच्चे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अध्याय 9 में पति की यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने पत्नी की, बच्चों की और माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था करेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति किसी अपराध को करने की ओर अग्रसर हो जाएं
या ऐसे व्यक्ति जिनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की गई है किसी अपराध का शिकार हो जाएं, तो ऐसा कोई अपराध ना होने पाए, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। अध्याय 10 में धारा 129 से 148 तक में यह बताया गया है कि लोक व्यवस्था व लोक प्रशांति को कायम रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अध्याय 10 के पार्ट ए में लोक शांति को बनाए रखने के उपायों के बारे में बताया गया है। अध्याय 10 के पार्ट ए में धारा 129 से धारा 120 तक में विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में नियम दिए हुए हैं कि अगर कहीं विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा होता है तो उसे तितर बितर करने के लिए, उसे हटाने के लिए प्रशासन को क्या क्या शक्तियां हैं। और इसी अध्याय 10 के पार्ट बी में धारा 133 से 143 तक में यह व्यवस्था दी हुई है कि अगर कोई पब्लिक लोक न्यूसेंस होता है तो उसे कैसे दूर किया जाना आवश्यक होता है और किस प्रकार से उसे दूर किया जाना चाहिए। लोक न्यूसेंस का मतलब है कि यदि रास्ते में कोई मरा हुआ जानवर है, कोई रास्ते को रोक दिया है, रास्ते में कोई पानी गिरा रहा है, रास्ते में कोई पेड़ गिर गया है, इस प्रकार से ऐसी बाधा पहुंचाई जा रही है जिससे कि समाज के कई लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं और वह क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में अध्याय 10 के पार्ट बी में बताया गया है धारा 133 से 143 तक के बीच में। और इसी अध्याय 10 के पार्ट सी में धारा 144 और धारा 144 ए दिया हुआ है, जिसमें कि पब्लिक न्यूसेंस के जो अर्जेंट मामले होते हैं उनके संबंध में विशेष व्यवस्था की गई है। धारा 144 ज़िले में लगाई जाती है उस समय जब कोई ऐसा बलवा, दंगा या जनाक्रोश भड़कने का भय होता है जिसमें कि बहुत बड़े स्तर पर कोई खतरा प्रशासन को दिखाई देता है, तो वह धारा 144 लगा देती है, जिसमें कि 5 या 5 से अधिक लोगों का एक साथ रहना वर्जित होता है, मनाही होती है। यानी कोई विधि विरुद्ध जमाव ना इकट्ठा होने पाए, इसलिए धारा 144 लगाई जाती है। और यह धारा 144 जो पब्लिक न्यूसेंस के अर्जेंट मामले होते हैं उसी में लगाई जाती है। अध्याय 10 का पार्ट डी, जिसमें स्थावर संपत्ति के विवादों के संबंध में प्रशासन को यह शक्ति दी गई है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में किसी स्थावर संपत्ति, किसी अचल संपत्ति के संबंध में कोई विवाद हो रहा है या होने की संभावना है, जैसे कोई ज़मीन है, कोई प्लाट है, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये हमारा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये हमारा है, और इस बात की संभावना है कि ये दोनों एक दूसरे से मारपीट करेंगे, झगड़ा लड़ाई होगी, झगड़ा लड़ाई हो सकता है। तो ऐसे में ज़िला प्रशासन इस अपराध को रोकने के लिए क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, यह अध्याय 10 के पार्ट डी में बताया गया है। धारा 145 से धारा 148 तक के प्रावधान इसी से संबंधित हैं। इसी प्रकार अध्याय 11 में पुलिस के निवारक कार्यों के संबंध में बताया गया है। यानी अध्याय 11 में भी प्रशांति को कायम रखने के लिए, अपराध न होने पाए, अपराध को रोकने के लिए पुलिस कौन कौन सी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पुलिस को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, ये बताया गया है। अब इन 4 अध्यायों के बाद अध्याय 8, 9, 10 और 11 के बाद अध्याय 12 की बारी आती है कि जब कोई अपराध हो जाता है तब पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस क्या करेगी, इसके बारे में अध्याय 12 में नियम बनाए गए हैं। पिछले 4 अध्यायों में अपराध न होने पाए इसके लिए नियम बनाए गए थे, और अब अध्याय 12 और अध्याय 12 के बाद के अध्यायों में वे नियम दिए हुए हैं कि जब अपराध हो जाता है। इसी क्रम में अध्याय 12 में धारा 154 से 176 तक के बीच में पुलिस द्वारा किसी अपराध की रिपोर्ट लिखे जाने के बारे में और उसके अन्वेषण किए जाने के बारे में, विवेचना किए जाने के बारे में नियम दिए हुए हैं कि कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध के होने की सूचना कैसे लिखेगा और सूचना मिलने के बाद वह क्या करेगा, कैसे उसकी विवेचना करेगा, अपराधी को कैसे पकड़ेगा, कौन से साक्ष्य इकट्ठे करेगा, किसके बयान दर्ज करेगा, इन सब के विषय में इस अध्याय 12 में बताया गया है।
अध्याय 12 में धारा 154 में एफआईआर दर्ज की जाती है और धारा 161 में बयान दर्ज किए जाते हैं। धारा 164 में भी पीड़ित के बयान दर्ज किए जाते हैं और धारा 173 में पुलिस जब सब विवेचना कंप्लीट हो जाता है, सारे साक्ष्य इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर चार्जशीट बना करके न्यायालय में दाखिल करती है और उसके बाद विचारण शुरू हो जाता है। अध्याय 13 में जांच और विचारण के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के विषय में नियम बनाए गए हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स धारा 177 से धारा 189 तक के बीच में वे नियम दिए हुए हैं जिनके तहत कोई न्यायालय किसी मामले को विचारण के लिए ले सकती है यदि वह अपराध उसके क्षेत्राधिकार के भीतर हुआ होता है। तो यानी अगर कोई अपराध ऐसी जगह पर होता है जिस जगह पर उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो फिर ऐसा न्यायालय उस अपराध का विचारण नहीं कर सकता है। कोई भी न्यायालय उसी अपराध का विचारण करेगा जो अपराध उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर होगा। किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है और स्थान से संबंधित क्षेत्राधिकार होता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दो प्रकार के क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त होते हैं। आर्थिक क्षेत्राधिकार और स्थानीय क्षेत्राधिकार दीवानी मामलों में होते हैं और आपराधिक मामलों में स्थानीय क्षेत्राधिकार देखा जाता है। यानी अपराध घटित होने का स्थान टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के तहत उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं आता है, इसके संबंध में नियम बनाए गए हैं अध्याय 13 में धारा 177 से धारा 189 के तहत। और इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई अपराध चलती हुई ट्रेन में हो रही है तो उसमें किस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, ऐसे अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा और ऐसे अपराध की सूचना किस पुलिस थाने में दी जाएगी, इसके विषय में इस अध्याय में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने दंड प्रक्रिया संहिता के 13 अध्यायों पर संक्षेप में चर्चा किया है और आगे के वीडियो में इसके आगे के अध्यायों पर चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो लेक्चर सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।